जो आज का टॉपिक है, जो क्रेडिट रिस्क है, उस क्रेडिट रिस्क में हमने न्यूमेरिकल पार्ट पूरा कर लिया था। और न्यूमेरिकल पार्ट पूरा करने के बाद जो उसका थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है वो पढ़ रहे हैं। वो अगर हम पढ़ेंगे तो वैसा ही थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर हमें मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल ऑप्शन। रिस्क में भी पढ़ना है। ठीक ठीक है, है। क्लियर हो क्लियर गया हो ना? गया। अब आवाज भी आवाज में बिल्कुल साफ आ रही है। दे दे भाई, मेरे को दे देना। लगाओ सूर्य। तो तो बिना बिना देरी देरी करे हुए स्क्रीन में स्क्रीन में शेयर शेयर। कर रहा हूं आपको। सर वॉइस इको कर रही है सर आपकी। वॉइस वॉइस इको कर रही है। इसका ये इसका ये माइक माइक बंद बंद। नहीं किया था ना। अब नहीं कर रही होगी शायद। हाँ सर, नाउ फाइन। ठीक है, हाँ तो चलिए स्क्रीन पे देखिए जल्दी, बिना देरी करे हुए। देरी क्या करें, बिना देरी तो हो ही गई जो होनी थी। चलिए, क्रेडिट रिस्क। तो ये यूनिट नंबर 12 है आपके बुक में। और इसमें जो है क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको काम करता है। जैसे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसको सीआरएम में भी बोलते हैं। और वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क कौन से होते हैं? क्रेडिट रेटिंग, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, जनरल अप्रोच ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो जिस लाइन को आपने अपनी बुक में कहीं देखा सुना भी नहीं होता, याद करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो ये हम लोग थ्योरेटिकल लाइन टू लाइन कवर करते हैं उसमें वो चीजें निकल के आती हैं जो हमारी छूट जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हमें रिस्क समझना है। विच, व्हेन एंड हाउ मच रिस्क to accept that result in improving bottom line. How can we monitor and control the credit risk? मैं आप लोगों के माइक को बंद कर दे रहा हूं। Can we reduce the risk and if so then how? तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। सबसे पहला वाला आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जहां ये बात करती है मॉनिटर एंड कंट्रोल, वो ये है। और क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट हाउ मच में आता है। तो ये जो लाइन हैं, 4 लाइंस, इनके टेक्निकल पार्ट हैं। और ये मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी रिस्क होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अब आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 1 मार्क्स इसमें से पक्का है। 1 मार्क्स क्यों पक्का है? कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ वो क्वेश्चन पूछता है कि इस क्रेडिट रिस्क के लिए आपके बैंक में जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम है। तो इसमें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, रिस्क मैनेजमेंट एक कमेटी होती है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी होती है। अब क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्यों है? क्योंकि क्रेडिट रिस्क में जो लोन बांटते हैं, बेसिकली क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्या करती है? लोन बांटने का काम करती है। और फोर्थ है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये 4 पार्ट हैं। अगर हम जब मार्केट रिस्क पढ़ेंगे तो उसमें 5 पार्ट आते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, लेकिन यहां पर 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेगा तो क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, एक आध स्टूडेंट्स ने हमने हमसे पूछा था कि सर हम स्टडी कैसे करें। देखिए, स्टडी करने के लिए एक तो आप बुक साथ में रखिए। यहां पर जिस पैरा को हम पढ़ रहे हैं पेंसिल से, उसमें कहीं अंडरलाइन करते हैं, उनको अंडरलाइन करिए। यानी जो हमारी आवाज आ रही है उसको
अपनी बुक के साथ सिंक्रोनाइज करिए। जब हम कोई एडिशनल चीज समझाते हैं तो उसको स्क्रीन पे देखिए, मतलब पैरेलल लेके चलिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको, अच्छा हाँ, कई बच्चे पूछे नोट्स बनाने हैं। नोट्स मत बनाए, नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए जब स्टार्टिंग होती है बैच की, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा ये शुरू होता है, पेपर एक हो जाता है, जैसे अभी अगस्त में हुआ था, तो सितंबर से आपने शुरू करना था। उस कंडीशन में तो आप नोट्स बना के सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो बुक का पेज हम लोग मार्क कर रहे हैं, उसमें जिन चीजों पे बात कर रहे हैं उसमें अंडरलाइन करना। ठीक है, कोई चीज नहीं है, एक्स्ट्रा लग रही है, तो उसका स्क्रीनशॉट से उसको नोट कर लेना। ये पैरेलल करके चलना है आपको, क्योंकि प्रॉपर आप एमएससी बीएससी की तरह यहाँ नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो 4 पार्ट बताए हमने ऑर्गेनाइजेशन इसमें स्ट्रक्चर में। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है। किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके एम्प्लॉय का उतना नहीं होता है, लेकिन रेगुलेटर हमेशा जो गला दबाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दबाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई बात होती है तो जो उसके डायरेक्टर होते हैं उन्हीं को जेल होती है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर has the overall responsibility for management of risk. The board articulate credit risk management policy, procedure, aggregate risk limit, review mechanism, and reporting and auditing system. तो इतने काम जो है वो करता है, इसका मतलब सभी कुछ करता है, समझिए। ठीक है, ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, the board decide the level of credit risk for the bank as a whole, keeping in view the profit objective and capital। तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रॉफिट का टारगेट करता है और अपनी कैपिटल की प्लानिंग करता है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। देखो ये जो है बोर्ड लेवल का राइट हैंड समझ लो, इसको बोलते हैं सब बोर्ड लेवल सब कमेटी है। क्योंकि बोर्ड का कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, लेकिन अपने वहां वो काम करने के लिए लोगों को एम्प्लॉय करता है, सीईओ सीएफओ। ठीक है, तो यहां बोला इसको बोर्ड लेवल सब कमिटी। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विद रिगार्ड टू द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट इंक्लूड, क्या क्या काम करती हो। पहली बोलती है सेटिंग गाइडलाइन फॉर क्रेडिट, गाइडलाइन सेट करती है। एंश्योर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कन्फर्म टू द पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए जो प्रोसेस है बनाना। सेटिंग अप प्रूडेंशियल लिमिट एंड देयर पीरियडिकल रिव्यू, तो जितने काम बोर्ड के थे उन कामों को एग्जीक्यूट यही कर रही है। एंश्योर रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल, एंश्योरिंग प्रॉपर मैनिंग फॉर प्रोसेसेस। ठीक है, कितने लोग चाहिए वो बताते हैं। अब यह भी होगा, उसके बाद आता क्रेडिट पॉलिसी कमेटी। देखो बोर्ड ने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसने एक सब कमेटी बना दी। अब क्योंकि हम क्रेडिट रिस्क पढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट कौन करेगा, लोन कौन करेगा, उसकी भी एक कमेटी है, कैसे करेगी। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी क्या करती है, ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल कमेटी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सीआरएमसी, क्रेडिट कंट्रोल कमेटी, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, डील्स द इश्यू रिलेटिंग टू द क्रेडिट पॉलिसी, लोन बांटने की क्या पॉलिसी होगी। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि 700 से कम पे सिबिल पे नहीं देना लोन, तो ये पॉलिसी ये बनाते हैं। ठीक है, कार लोन 700 साल से ज्यादा नहीं देना, ये पॉलिसी ये बनाते हैं। तो पॉलिसी प्रोसीजर एंड टू एनालाइज मैनेज एंड कंट्रोल क्रेडिट रिस्क टू बैंक वाइड बेसिस। ठीक है, द कमेटी फॉर्मुलेट पॉलिसी ऑन स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिट
क्रेडिट प्रपोजल कैसे आएगा, फाइनेंशियल कोवेनेंट कैसे रीड किए जाएंगे, रेटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लिया जाएगा, बेंचमार्क कौन सा लिया जाएगा, डेलीगेशन ऑफ क्रेडिट अप्रूविंग पावर, ब्रांच में 10 लाख तक कर सकता है, कोई जो है जोनल ऑफिस में 5 लाख तक होता है, इस तरह का सिस्टम है। ठीक है। प्रूडेंशियल लिमिट ऑन लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर, लार्ज क्रेडिट एक्सपोजर पे कितना मैक्सिमम लोन बांट सकते हैं। एसेट कंसंट्रेशन, किस तरह के एसेट पे ज्यादा लोन बांटने हैं। स्टैंडर्ड फॉर लोन कोलेटरल, लोन कोलेटरल कौन कौन सी लेनी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा, जैसे मान लिया टर्म लोन कितना देना है, सीसी कितना देना है, ओडी कितना देना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है अपना। लोन रिव्यू मैकेनिज्म, लोन होने के बाद कैसे मैकेनिज्म करना है, रिव्यू कैसे करना है। रिस्क कंसंट्रेशन कैसे करना है, रिस्क मॉनिटरिंग कैसे करनी है। और इवोल्यूशन, प्राइसिंग ऑफ लोन कैसे करनी है, प्रोविजनिंग, रेगुलेटरी, लीगल कंप्लायंस। तो इतना काम लोन के बारे में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सारा चीज क्रेडिट पॉलिसी कमेटी करती है। ठीक है। अब बात आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये क्या करता है। विच इज इंडिपेंडेंट, पवन जी भी बात करते हैं आपसे, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया और ये जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ये अलग हो गया। ठीक है। enforces and monitor compliance of the risk parameter and prudential limits set by the CPCCL। तो जो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी या CRMC जो भी कुछ तय करती है उसको कंप्लायंस करने का काम करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट। द CRMD also laid down the risk assessment system, monitors quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiency, develop MIS and undertake loan review audit। तो एक तरह से जो काम हो चुका है उसको, उसकी डेफिशिएंसी, उसका ऑडिट करना, MIS डेवलपमेंट करना, ये सब इसका काम है। तो अगर आपको MIS की रिपोर्ट मांगी जा रही है तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मांगी जाती है। द डिपार्टमेंट अंडरटेक पोर्टफोलियो इवोल्यूशन and conducts comprehensive studies on the environment to test the resilience of the loan portfolio। इतना काम ये करता है। हाँ पवन जी कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछेंगे कुछ, या गलती से दब गया था उनसे, ऐसा लगता है गलती से दब गया था क्योंकि अभी उनका रेज, अच्छा हाँ किया तो है इन्होंने। हाँ बोलिए पवन जी। सर हाँ सर ये कह रहे थे कि जो ये CRMC होती है क्या बोर्ड लेवल की तो होती नहीं सर? किसकी लेवल की नहीं होती? बोर्ड लेवल की। नहीं मैं समझा नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम कौन से लेवल सर की नहीं ये होती? कह रहे थे बोर्ड लेवल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये उसकी लेवल की नहीं है ना सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं नहीं, बोर्ड डायरेक्टर टॉप में है और CRMC का नाम देखो यहाँ पे, जो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है ना, CRMC, इसको बोला गया जी है। सर। मैंने बताया ना, ये आपने अगर कभी सुना हो कि आपके जो बैंक के डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो कई बैंकों के भी डायरेक्टर हो सकते हैं, कई ये सर। कंपनियों के डायरेक्टर हो सकते हैं, हम्म। है ना। कोई एक ओके। डायरेक्टर पर लगा हाँ। 3 जगह डायरेक्टर है वो, ऐसा यस जरूरी सर। नहीं वो एक ही जगह होगा। भाई जहां जहां यस लोगों सर। ने उन्होंने कहा कि हमारा काम संभालो आप, तो एक तरह से डायरेक्टर क्या होता है, राष्ट्रपति की तरह होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में फर्क समझते हैं आप? यस। जो फर्क राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में होता है वही फर्क बोर्ड और जो उसकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उसमें होता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी लगभग सारा काम कर रही है, बोर्ड डायरेक्टर केवल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। यस सर। और दूसरा सर ये था कि एसेट कंसंट्रेशन क्या होता है सर? एसेट कंसंट्रेशन का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एसेट में ज्यादा लोन बांटना। जैसे मान लिया हम हाउसिंग लोन ज्यादा बांट रहे हैं
तो उसको बोलेंगे हाउसिंग लोन के एसेट पे कंसंट्रेट है हम। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर। यस ये सर, जो यस सर, है, थैंक यू सर। ये क्वेश्चन जो आएगा इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो आंसर कर पाएंगे आप। चलो आगे देखो। People with necessary credit discipline skill, dispensation skill, ability, knowledge of critical input in the CRM. CRM process में इस तरह के लोग होते हैं. Therefore, CRM needs to evaluate the existing competency level and identify the training needs to the enhance the. तो ये लोग वो होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, यही लोग कौन सी ट्रेनिंग चाहिए उसके बारे में बताते हैं, किस किस ट्रेनिंग कब कब देनी है, किस किस को देनी है, इन सब चीजों को ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आ गया कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं और हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या काम करके देते हैं। ठीक है, सेम यही चीज हम पढ़ेंगे मार्केट रिस्क में भी और ऑपरेशन रिस्क में भी, थोड़ा थोड़ा वहां काम अलग हो जाता है। ठीक है, अब आई क्रेडिट रिस्क आइड, सबसे पहला पोर्शन आ गया। सबसे पहला पोर्शन हमने बार बार बताया क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले बोलता है कि एक तो वो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एक होता है डिफॉल्ट रिस्क, एक होता है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। ठीक है, दो, और क्रेडिट स्प्रेड रिस्क को ही हम डाउनग्रेड रिस्क बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज, तो हमेशा आंसर करिएगा डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि जैसे ही आप लोन देते हैं तो डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है। डिफॉल्ट रिस्क इज ड्रिवन बाय द पोटेंशियल फेलियर टू बोरोवर टू मेक प्रॉमिस्ड पेमेंट, जो उसे देना नहीं दे पा रहा, चाहे वो पार्टली है चाहे होली है। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ए फ्रैक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन विल नॉर्मली बी पेड, दिस इज नोन एज द रिकवरी रेट। तो जितना पोर्शन वो दे पा रहा है उसी को हम रिकवरी रेट, पता लगा 50% दे पाया तो हम रिकवरी रेट 50% बोलते हैं। दूसरा है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क। इफ ए बोरोवर डज नॉट डिफॉल्ट देयर इज स्टिल रिस्क ड्यू टू वर्सनिंग द इन द क्रेडिट कॉल। तो कई बार क्या होता है, उसने डिफॉल्ट तो नहीं किया लेकिन रिस्क तो हमेशा बना रहता है। दिस रिजल्ट इन द पॉसिबल वाइडनिंग ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड, दिस इज क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। क्या बात बोली इसने, ये कहता है कि डिफॉल्ट तो नहीं है लेकिन हो सकता है, डिफॉल्ट तो नहीं है लेकिन हो सकता है। तो यहां बोल रहा है स्टिल रिस्क ड्यू टू वर्सनिंग द क्रेडिट क्वालिटी। कैसे, कि जो लोन की क्वालिटी है वो डाउन हो गई, डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं, लोन की क्वालिटी डाउन हो गई। और लोन की क्वालिटी ऐसे डाउन हो सकती है कि एनपीए स्टैंडर्ड है लेकिन टर्नओवर नहीं आ रहा, टर्नओवर है कंपनी नहीं चल रही, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी क्रेडिट क्वालिटी को खराब करने। दिस रिजल्ट इज पॉसिबल वाइडनिंग ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड, दिस क्रेडिट स्प्रेड रिस्क यूजुअली दिस इज ए रिफ्लेक्टेड थ्रू रेटिंग डाउनग्रेड, इट इज नॉर्मली फर्म। तो कई बार क्या होता है कि आपका डिफॉल्ट नहीं है लेकिन रेटिंग कंपनी ने उसकी रेटिंग क्या कर दी, डाउन कर दी। तो जो रिस्क पहले था वो रिस्क अब बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं स्प्रेड। दूसरा, ये क्यों बढ़ा, क्योंकि उस कंपनी की रेटिंग डाउन हो गई, इसलिए इसको डाउनग्रेड रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, लोन आर नॉट यूजुअली मार्क टू मार्केट, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मार्क टू मार्केट का मतलब है कि ये इसका रेट मार्केट तय नहीं करता, लोन आप करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर इज whether or not the loan is default today, कैपिटल मार्केट पोर्टफोलियो और मार्क तो कहता है कि जो आपका क्रेडिट है उसमें, या मतलब द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेदर और नॉट द लोन इज इन डिफॉल्ट टुडे, सिंस दिस इज द ओनली क्रेडिट इवेंट दैट कैन लीड ऑन इमीडिएट लॉस। तो यहां ये बोल रहा है कि लोन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि लोन आज की डेट में डिफॉल्ट में है, सिंस दिस इज द ओनली क्रेडिट इवेंट
that can lead to an immediate loss। और जिस दिन वो डिफॉल्ट में आता है तो उसी दिन वो लॉस दे सकता है आपको। जबकि कैपिटल मार्केट क्या है, पोर्टफोलियो वो मार्केट बेस्ड होता है। दे हैव इन एडिशन क्रेडिट स्प्रेड वॉलेटिलिटी, कंटिन्यूअस चेंज इन द क्रेडिट स्प्रेड। तो अब यहाँ पे जो क्रेडिट स्प्रेड उसने बताया था किसी कंपनी की जो रेटिंग होती है अगर वो डाउनग्रेड होती है उसकी वजह से क्रेडिट स्प्रेड होता है और वो कंटिन्यूअस चेंज हो सकती है। दिस इज मोर लाइकली टू बी ड्रिवन बाय द मार्केट्स एपेटाइट फॉर सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। मार्केट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ नए रिस्क आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्प्रेड ऑन हाई ग्रेड बॉन्ड, तो हाई ग्रेड के बॉन्ड हैं उनमें आई प्रॉब्लम, मे वाइडन और टाइटन, वाइड भी कर सकते हैं और टाइट भी हो सकते हैं। ऑल्दो दिस नीड नॉट नेसेसरी टू टेक एज एन इंडिकेशन दैट दे आर मोर और लेस लाइकली टू डिफॉल्ट। अब बात आती है कि जो डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क दो तरह के बताएं। आर ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क आर ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क। रिस्क एसोसिएट विद द क्रेडिट पोर्टफोलियो एज ए होल आर टर्म्ड पोर्टफोलियो रिस्क। अब यहां पे बताया कि पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, तो उसने बोला ऐसा रिस्क जो क्रेडिट पोर्टफोलियो पे बेस्ड होता है। अब क्रेडिट पोर्टफोलियो कैसा है कि आपने 500 करोड़ आपने एमटीएल दे रखा है, 200 करोड़ आपने टीएल दे रखा, तो ये पोर्टफोलियो है आपका कि आप कहां कहां पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो जहां आपने पैसा लगा रखा है इस पोर्टफोलियो की वजह से अगर कोई रिस्क होता है तो उसको हम पोर्टफोलियो रिस्क बोलते हैं। और पोर्टफोलियो रिस्क टू टाइप का होता है, टू कंपोनेंट होता है। कौन कौन से? सिस्टमेटिक एंड इंट्रिंसिक और कंसंट्रेशन रिस्क। ये देखिए, ये इसका समरी चार्ट है। उसने बोला कि जो क्रेडिट रिस्क होता है, तो पहले तो उसने बोला एक तो पोर्टफोलियो रिस्क होता है, एक होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क की बात करेंगे तो डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क है। डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड में क्या होता है, रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है। और डिफॉल्ट रिस्क नॉर्मली जब भी हम क्रेडिट देते हैं तो डिफॉल्ट रिस्क ऑटोमेटिक होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन लेवल रिस्क। दूसरा उसने बताया पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है। पोर्टफोलियो का रिस्क दो तरह का है, या तो आपने किसी खास पोर्टफोलियो पे ज्यादा दे दिया उसमें दिक्कत आ गई, या सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक से मतलब है क्या कि आपने कुछ नहीं किया, किसी एक बैंक के बोरोवर ने गड़बड़ करी, उस बैंक को दिक्कत आई, बैंक ने फर्दर फाइनेंसिंग कम कर दी, उससे दूसरे बोरोवर को दिक्कत आई। तो जब एक तरह से लिंक होके चलेगा तो लिंक होके चलने वाले को कौन सा रिस्क बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क। चेन में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ गई तो पोर्टफोलियो क्या है कि आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। जबकि ट्रांजैक्शन रिस्क जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिफॉल्ट और डाउनग्रेड रिस्क चालू हो जाता है, ऑनगोइंग है। ट्रांजैक्शन रिस्क ऑनगोइंग होता है, पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड करता है किस पोर्टफोलियो पे आपने बात करी है। कुछ कहना चाहेंगे इस बातों पे? नो सर। सर यहाँ मतलब से जो क्रेडिट क्वेश्चंस रिस्क, आएंगे वो किस तरीके से होंगे? क्या चीज? यहाँ से जो क्वेश्चन सर पुट अप होंगे एग्जाम में ये वो जो किस सामने टाइप चार्ट दिख रहा है एक क्वेश्चन तो यहाँ से सर लास्ट लाइन एक बार रिपीट कीजिए ना। सर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था सर, आया था। देखो जिन्होंने पेपर दिया है वो कंसंट्रेशन रिस्क बता से। सकते हैं हाँ क्या कि कहाँ क्वेश्चन से था? क्वेश्चन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ट दिख रहा है ये एक जी क्वेश्चन सर। है आपका। जैसे वो पूछेगा सिस्टमेटिक रिस्क इज अ टाइप ऑफ,
तो आपको क्रेडिट मार्केट ऑपरेशन दे देगा, ठीक है। या पूछेगा ये जो नीचे वाली चार है, कंसंट्रेशन, सिस्टमेटिक, डिफॉल्ट और डाउनग्रेड रिस्क आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है। या Credit इसमें से पूछेगा कि क्रेडिट रिस्क में से इनमें से कौन सा नहीं होता, 3 नेम तो यहाँ से उठा लेगा वो, एक कहीं और से उठा लेगा, ठीक है। ओके सर। तो थ्योरेटिकल पॉइंट है इसमें, क्या है जो ये टॉपिक चल रहा है हमारा, आपके कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेगा और थ्योरी है इसमें, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, ठीक है। जी जी। तो अब तो ये कौन सा लेवल का रिस्क है, ट्रांजेक्शन लेवल में, ट्रांजेक्शन लेवल में सिस्टमेटिक और नहीं सॉरी पोर्टफोलियो वाला है। ट्रांजेक्शन में कौन सा रिस्क है, बोलिए आप लोग। डिफॉल्ट और डाउनग्रेड। डिफॉल्ट और डिफॉल्ट डाउनग्रेड। और डाउनग्रेड। और पोर्टफोलियो में क्या है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन और systematic। सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। जी जी। सिस्टमेटिक और इंट्रिंसिक रिस्क क्या। तो अब सिस्टमेटिक को समझिए, देखें देखना ध्यान से। इफ पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस जो, अब देखो पोर्टफोलियो डिफाइन कैसे कर रखा है कि या तो ज्योग्राफी वाइज है, आपने क्या कर रखा है कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा लोन दे दिया, ठीक है। या इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे, अब इंडस्ट्री में बताएगा उसने आईटी इंडस्ट्री में ज्यादा लोन दे दिया। या बोरोवर, बोरोवर में आपने एनआरआई को ज्यादा दे दिया। या मार्केट, आपने मार्केट क्या किया, आपने जो अपना जो है एशियन मार्केट वालों को ज्यादा दे दिया। मतलब किसी भी तरह से आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ, आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा, डाइवर्सिफाई किया हुआ पोर्टफोलियो कहलाएगा। इक्विटेबली देन द पोर्टफोलियो रिस्क इज रिड्यूस टू मिन। और अगर आपने इस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो आपको पोर्टफोलियो रिस्क नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में भी हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी कि डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, आपका एक सेक्टर गड़बड़ कर रहा है लेकिन आपके अदर चीजें ठीक कर रही हैं, तो आपका रिस्क थोड़ा सा ठीक हो जाता है, ठीक है। द मिनिमम लेवल ऑफ करस्पॉन्डेंस टू द रिस्क इन द इकोनॉमी इन विच इट्स ऑपरेटिंग। अब इसमें एक बात और बोली कि जो भी लेवल ऑफ रिस्क है वो करस्पॉन्ड्स करता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। दिस इज अ सिस्टमेटिक और इंट्रिंसिक रिस्क। इसमें एक भी गड़बड़ करेगा तो उसकी उससे चेन बन सकती है। अब कंसंट्रेशन की बात आई, तो कंसंट्रेशन जैसे नाम है कि आपने एक खास जगह पर ध्यान दे दिया। जैसे क्या बोलना, इफ द पोर्टफोलियो इज नॉट डाइवर्सिफाइड दैट इट सो दैट इट हैज हायर वेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बोरोवर और ज्योग्राफी इंडस्ट्री, द पोर्टफोलियो गेट्स कंसंट्रेशन। आपने हायर वेट दे दिया, हायर वेट का मतलब किसी पे खास ध्यान दे दिया। आपने सोचा कि आजकल जो है आईटी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, आपने बोला कि आईटी पे खूब लोन करो, मुद्रा पे खूब लोन करो, तो ये कंसंट्रेशन रिस्क है। अ पोर्टफोलियो इज ओपन टू द सिस्टमेटिक रिस्क, द रिस्क एसोसिएटेड विद द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टमेटिक रिस्क किससे एसोसिएटेड है, इकोनॉमी से। इकोनॉमी से, आपकी इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। इफ इकोनॉमी एज ए होल डज नॉट परफॉर्म वेल, तो जब आपकी इकोनॉमी अच्छा काम नहीं करी तो आपके सिस्टम फेल होंगे, द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। दैट इज व्हाई व्हेन एन इकोनॉमी stagnates or faces negative or reduced growth, credit portfolio of banking industry as a whole shows indifferent performance। तो कह रहा है कि आपका जो इकोनॉमी है गलत फेस में चल रही है, नेगेटिव फेस में चल रही है, तो आपको ये दिक्कत होगी। क्रेडिट पोर्टफोलियो हैविंग कंसंट्रेशन इन एनी सेगमेंट वुड बी अफेक्टेड। तो जिस सेगमेंट में भी गड़बड़ चल रही है और उसमें अगर आपने लोन दे रखे हैं तो वो गड़बड़ होंगे। मीजरिंग एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क वेदर फॉर लोन्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव। अब देखो पॉइंट आ गया कि क्रेडिट रिस्क कहाँ कहाँ होता है। लोन्स पे तो सबने पड़ा हुआ है, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव सिक्योरिटीज पर भी क्रेडिट रिस्क मैनेज किया जाता है। मीजरिंग एंड मैनेजिंग
has become a key issue of the for the financial institution. The risk analysis can be performed either the standalone trades और for अब देखो यहाँ पे बात है, या तो स्टैंड एलोन एनालिसिस करा आपने कॉर्पोरेट एक्सपोजर पर, या पोर्टफोलियो एनालिसिस करा फॉर रिटेल लैंडिंग एक्सपोजर। अब कॉर्पोरेट में तो पता लगा किसी बैंक ने केवल 20 लोन दे रखे हैं, एक 6,000 करोड़ का दे रखा है, एक 12,000 करोड़ का दे रखा है, एक 20,000 करोड़ का दे रखा है और एक 5,000। तो ये तो बात आई कॉर्पोरेट एक्सपोजर में, लेकिन जो रिटेल वाला है, रिटेल में आपका कौन कौन से लोन आते हैं, हाउसिंग, एजुकेशन, व्हीकल, ये सब रिटेल लोन में आते हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस फॉर रिटेल या स्टैंड एलोन एनालिसिस फॉर कॉर्पोरेट, कि आपने एयर इंडिया को दे रखा लोन मान लिया, तो वो इंडस्ट्री स्टैंड अलोन की स्टडी करेंगे आप, ठीक है। तो बोलता है कि रिस्क एनालिसिस करने के लिए वो दो तरीके अपनाता है, या तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट को अलग से करता है या पूरे रिटेल को एक साथ एनालिसिस करता है। द लेटर अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब लेटर अप्रोच का मतलब क्या है कि उसमें आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देख रहा है। कैसे देख रहा है कि अक्रॉस द ट्रेड कौन कौन से व्यापारियों को लोन दिया है, कौन कौन से बोरोवर को दिया हुआ, इस तरह से देखता है। इग्नोरिंग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन कैन लीड टू एरनेस रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन इंक्रीजिंग रादर देन रिड्यूसिंग द रिस्क। तो क्या होता कहता है, अगर आपने, उसने बोला इग्नोर करेंगे आप रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इसका मतलब, और आप अपना रिस्क रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने किस चीज को इग्नोर किया, तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को। गुड। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस अकर्स बोथ एट बोरोवर लेवल एंड एट ए ज्योग्राफिकल लेवल बिसाइड्स अक्रॉस ट्रेड्स एंड। तो चार चीजें बता दी थी कि बोरोवर लेवल पे भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल लेवल पे भी हो सकता है, आपका ट्रेड्स पे किस तरह के व्यापारियों को लोन दे रहे हैं आप, और इंडस्ट्री, ठीक है। सिंस डिफरेंट फर्म do not default at the same time, the risk level and the corresponding capital that must be held against default for a well diversified portfolio is only fraction of the total। तो ये कह रहा है कई बार कि अगर आपका बहुत बढ़िया तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन जो आप कैपिटल रखते हैं, जो कैपिटल रखते हैं वो कैपिटल ओनली ए फ्रैक्शन होती है किस चीज का, टोटल एक्सपोजर का। तो जो करस्पॉन्डिंग कैपिटल आप रखते हैं, अभी पता है कितनी रख रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग कैपिटल, 9%। हाँ तो यही तो कर रहे हैं, आपने जितना टोटल एक्सपोजर है उसका 9% तो रख रहे हैं आरडब्ल्यूए का, ठीक। यस यस। अ वेरिएंट फॉर क्रेडिट रिस्क इज काउंटर पार्टी। अब देखो क्रेडिट रिस्क में एक और रिस्क निकल के आया, कौन सा, काउंटर पार्टी। सामने वाली पार्टी का क्या गलती है, द काउंटर पार्टी रिस्क अराइजेस फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर। तो आपका जो सामने वाला पार्टनर है उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गई। द नॉन परफॉर्मेंस में अराइज फ्रॉम द काउंटर पार्टीज रिफ्यूजल इनेबिलिटी, या तो वो रिफ्यूज कर देगा या इनेबल होगा परफॉर्म करने के लिए, तो आपका सामने वाले की नॉन परफॉर्मेंस आ जाएगी। द काउंटर पार्टी रिस्क इज जनरली व्यूड एज ए ट्रांसिएंट फाइनेंशियल रिस्क। कौन सा काउंटर पार्टी रिस्क बोला, ट्रांसिएंट फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग रादर देन द स्टैंडर्ड क्रेडिट। तो ये कहता है कि वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रेड करने में कोई रिस्क होगा और वो स्टैंडर्ड क्रेडिट रिस्क के थोड़ा सा अलग होता है। कंट्री रिस्क इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क वेयर नॉन परफॉर्मिंग बाय borrower country arises because of the restriction imposed। अब देखो कंट्री रिस्क तब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर कुछ
रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड कर दे, उससे जो आपके लोन्स खराब हो सकते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं कंट्री रिस्क। द रेस्ट्रिक्शंस मे बी इन द नेचर ऑफ ए सैंक्शन और मे ऑल अराइज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। और ये रेस्ट्रिक्शन कई कारणों से हो सकते हैं। वो ऐसा होता है ना, ईरान इराक में कुछ हो गया तो उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? जरा यस 2 सर। मिनट लगाएंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। आप लोगों को आंसर बोलने की आजादी है, बोलिए आज अभी क्लास में हमने क्या पढ़ा। सर रिस्क पढ़ा, रिस्क के बारे में वो कितने प्रकार की होती है, रिस्क कहाँ कहाँ से अराइज होती है। और पोर्टफोलियो के अंदर कंसंट्रेशन रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क होता है सर। ट्रांजैक्शन के अंदर डिफॉल्ट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क होता है। बिल्कुल ठीक, और बताइए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा सर, पढ़ा ठीक है, उसमें और क्या रोल होता है, जो भी कमिटीज हैं और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इसके संबंधित। और एक चीज और रह रही है, और क्या पढ़ा हमने? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। गुड, हमने 4 चीज पढ़ी। आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन। इन चारों में से क्या खत्म कर लिया हमने? सर आइडेंटिफिकेशन। कि भैया कौन कौन से रिस्क होते हैं, वो रिस्क क्यों होते हैं। अब ये अगला हेडिंग क्या है सामने स्क्रीन पे? मेजरमेंट। रिस्क मेजरमेंट मींस वो रिस्क को अब मेजर करना है आपने। ठीक है ना, रिस्क को क्या करना है? मेजर करना है। तो रिस्क को मेजर करने के लिए क्या हमने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा था? रेटिंग वगैरह ना। अप्रोचेज सर, अप्रोचेज पढ़ी थी ना रिस्क अप्रोचेस पढ़ी थी, और हमने जो पिछले रेटिंग 3 दिन कंपनी 4 दिन थी जो सर। क्रेडिट रिस्क में पढ़ा था सब वो यही थी, मेजरमेंट थे सारे। यस सर। ठीक है, मेजर कर रहे थे ना सारे हमने। ठीक है, डिफरेंट तो इसमें रेटिंग बोलता है कंपनीज मेजर कर रहे थे। हाँ, मेजरमेंट ऑफ रिस्क थ्रू क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग। तो जब क्रेडिट रेटिंग करवा रहे थे तब भी मेजर कर रहे थे। क्वांटिफाइंग द रिस्क थ्रू estimating expected loan losses, the amount of loan losses that the bank would experience over a chosen time horizon। अगर आपको याद हो तो क्रेडिट रिस्क में हमने कुछ ऐसे वर्ड पढ़े थे जैसे पीडी, ईएडी, ध्यान आ रहा? Yes sir, probability of default, exposure at default, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, और क्या थे 2 और? loss given default, लॉस गिवन डिफॉल्ट, और क्या लिखा मैंने? maturity। ये 4 चीज हमने यूनिट नंबर 10 में जब हम क्रेडिट रिस्क पढ़ रहे थे तब पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे मेमोराइज करिए चीजों को। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हम लोग एक चूजन टाइम होराइजन में एक्सपेक्टेड लोन लॉस को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और एंड ये तो एक्सपेक्टेड लोन लॉस है। दूसरा कौन सा लोन लॉस है? अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड के बारे में सुनिए जरा। द अमाउंट बाय विच एक्चुअल लॉसेस एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड लॉस। आपने सोचा कि 500 करोड़ का लॉस होगा लेकिन 600 करोड़ का हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ? 100 करोड़ का। So आपका 600 का एक्चुअल है, आपका 500 का एस्टिमेटेड है, तो 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लॉस। लॉस। ठीक है। अब बात आती है क्रेडिट रेटिंग क्यों करवाते हैं हम। तो क्रेडिट रेटिंग क्यों कराते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं वेदर द बोरोवर, ये अंडरलाइन करा, हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट इन फ्यूचर टू द रेस्ट टू द, कि वो और लोगों को अपना पैसा समय पे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि जो रेटिंग होती है वो उसके 4 पैरामीटर कौन से हैं, पढ़िए। फाइनेंशियल पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर, मैनेजमेंट पैरामीटर, इंडस्ट्री पैरामीटर, बिजनेस पैरामीटर। कि उस कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, यस सर। उसका मैनेजमेंट कैसा काम करता है, वो किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और बिजनेस पैरामीटर। बिजनेस पैरामीटर क्या है? ठीक है। और ये 4 पैरामीटर को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसकी क्रेडिट रेटिंग देती है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अ बोरोवर इवन दो ही इज रेटेड सी मे नॉट डिफॉल्ट after a given period of to say 1 year, whereas another good rating company may default। ठीक है। सर ये लाइन समझ नहीं आई सर। चला, हाँ सर। इससे समझ कि अगर खराब रेटिंग है लेकिन हो सकता है वो डिफॉल्ट ना करे, अच्छा। और रेटिंग अच्छी है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, डिफॉल्ट कर सकते डिफॉल्ट करते हैं। होता है। कई Yes, sir, बोरोवर हाँ। आपके अच्छे होते हैं वो default लेकिन कर जाते हैं। लोन उनका डिफॉल्ट होता है। यस सर। कई आप सोचते हो ये तो खराब नहीं देगा, वो सही देता है ना। यस सर। This type of situation does arise, and that too not infrequently. However, 100 C-rated borrower are tracked over a period of say 1 year, and say 10 borrower default as against 10 A-rated borrower. If tracked over same period, only one borrower may default। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि C वालों को देखा तो एक साल के अंदर कितने ने डिफॉल्ट किया, 10 ने। ए वालों को देखा तो उसने कितने में डिफॉल्ट, कितनों ने डिफॉल्ट किया, एक ने। एक ने। सी वालों में से 10 ने किया डिफॉल्ट। ठीक है। यस सर। सो लेंडर्स इन फाइनेंशियल मार्केट रेट, तो किसको देंगे वो, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, अच्छी होती है। ठीक है। इन अदर वर्ड, अब बैंक से 200 बोरोवर, ए है उसकी रेटिंग, और पास रिकॉर्ड से कितने परसेंट का डिफॉल्ट है, 1% ऑफ सच बोरोवर। तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि 200 में से कितने बोरोवर डिफॉल्ट करेंगे, दो। ऐसे ही उसने सिमिलरली 400 बोरोवर देखे बी रेटेड के, 5% डिफॉल्ट हुआ, तो कितने डिफॉल्ट कर रहे हैं, 20। सिंपल मतलब एक उन्होंने पास रिजल्ट से देखा। बिसाइड्स प्राइसिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, दिस ऑल्सो हेल्प्स। तो रेटिंग से फायदा क्या हो रहा है, क्या करते हैं रेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने लोन्स की क्या करते हैं, प्राइसिंग कैसे होती है लोन्स की, बोलिए। लोन की प्राइसिंग से क्या मत समझते हो तुम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो रेटिंग से ये मिलता है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द एस्टिमेटिंग डिफॉल्ट that the credit portfolio bank may generate। The entire portfolio is rated and default probability is available for all rating categories। तो ये कह रहा है कि प्राइसिंग के अलावा उसकी डिफॉल्ट होने की कैटेगरी, रेटिंग वगैरह भी हमें पूरी मालूम हो जाती है रेटिंग कराने से। ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये तो आपको पता ही कि जब से हम क्रेडिट रिस्क पढ़ रहे हैं तो हमें ये फायदा पता लग जाता है कि हम मिनिमम कैपिटल कितने रिक्वायर्ड करेंगे। दिस इज बेसिक अप्रोच दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव अडॉप्टेड द वर्ल्ड
over the managing their credit portfolio, as it helps them to design a credit portfolio with a desired level of default and expected profit against the। तो ये सारी बात जो बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है? रेटिंग के बेनिफिट के लिए बोल रहा है। अगर हम उसका लोन्स का रेटिंग कराते हैं तो हम एक बढ़िया क्रेडिट पोर्टफोलियो रखते हैं अपने पास, जिसमें हमारा को पता रहता है कि कितना कितना डिफॉल्ट करेगा, और हम उसी के अगेंस्ट में अपनी कैपिटल को मेंटेन करते हैं। दिस ऑल्सो हैज ए बियरिंग ऑन द कैपिटल मार्केट एंड द शेयर प्राइस ऑफ द बैंक। तो जब आपका सब कुछ ठीक चलेगा तो उसी से क्या होगा, आपकी रेटिंग, आपके फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में प्राइसिंग आएगी, शेयर की प्राइसिंग। द डिजायर टू हैव ए पोर्टफोलियो रेटेड and to activity manage the credit portfolio stems for the basic need। तो कहता है कि जो पोर्टफोलियो रेटेड होते हैं उसे रखने की इच्छा रखना, and to actively manage the credit portfolio stems from the basic need। जिस तरह की आपकी जरूरत है उसी तरह का आप क्रेडिट पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। The regulatory authority RBI has also issued necessary instruction to guidance to note emphasizing upon banks to apply credit rating to their borrower account and classify in a rating। तो कह रहा है कि आरबीआई भी कहता है कि आप जो भी लोन्स दे रहे हैं उनको आप रेटिंग करवा करके और रेटिंग करवाने के बाद उसको कैटेगरी वाइज मेंटेन करें। द बैंक हैव आल्सो बीन एडवाइज्ड टू डेवलप एंड मेंटेन नेसेसरी डेटा on default of borrowers rating category wise। This would also help the bank to manage their credit portfolio in a proactive। अगर ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग की जहां बात आती है तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लोन, अलग अलग लोन्स एडवांस के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मॉडल बना रखे हैं। एक बात, दूसरा, डेवलप एंड मेंटेन नेसेसरी डेटा ऑन डिफॉल्ट ऑफ बोरोवर रेटिंग कैटेगरी। अब आपने बोला कि एक तो बनाओ, दूसरा बोला कि उनका रिकॉर्ड रखो कि आपके वहां AAA वाले पिछले 10 साल में या 2 साल में या 5 साल में 40 केस डिफॉल्ट हुए, CCC वाले 80। तो आपको आइडिया लग रहा है कि कौन सी रेटिंग वाले किस तरह के डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्रेडिट रेटिंग मॉडल। तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल से क्या है कि क्रेडिट रेटिंग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक, कौन सा मैथमेटिकल, कौन सा एनालिटिकल प्रोसेस आप करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग मॉडल। ठीक है, तो कौन सा क्रेडिट रेटिंग? अ क्रेडिट रेटिंग मॉडल इसेंशियली डिफरेंशिएट्स बोरोवर को अलग अलग बता रहा है based on the degree of stability in terms of top line sales and bottom line net profit। तो जब भी आपने देखा, जब प्रॉफिट बनाते हैं सबसे पहले सेल्स लिखा जाता है, फिर खर्चे काट काट के लास्ट में क्या बचता आपके पास? नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज वेयर अनसर्टेनिटी of renew generation in a business is high, chance of failing in keeping financial commitment to the rest of the world are high। तो ये कह रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी होगी, बिजनेस में अनसर्टेनिटी हाई होगी, चांस ऑफ फेलिंग क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। वेयर रेवेन्यू जनरेशन इज स्टेबल, और जहां पे स्टेबल होगा तो वहां पे रिस्क एसेट क्या हो जाएगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल, कैश जनरेशन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज एब्सोल्युटली स्टेबल। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो वो होगा कैश जनरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में
जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट में रिस्क एब्सोल्युटली स्टेबल होगा एंड हेंस द रिस्क एसोसिएटेड क्या हो जाएगा उसमें, नॉन एग्जिस्ट। रिस्क होएगा ही नॉन नहीं। एग्जिस्टेंट। ठीक है, दिस वुड आल्सो मींस दैट ए रेटेड बोरोवर वुड हैव मोर, कैसा होता है ए रेटेड बोरोवर, स्टेबल। स्टेबल रेवेन्यू स्टेबल जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन होता है। बी रेटेड इनसे अच्छा होगा। ठीक है, यस सर। it may also be clarified that the rating has nothing to do with the property। यहाँ बोलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है इसका। रेटिंग सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट क्या होगा। अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी may have higher level of uncertainties। मतलब किसी कभी कभी क्या होता है, जैसे इसकी बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन है वो हाईली प्रॉफिटेबल दिख रहा है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी भी कैसी है, हायर लेवल की इन रेवेन्यू जनरेशन एंड देयरफॉर मे बी रेटेड लोअर देन ए बोरोवर विद ए रिलेटिवली लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, बट हैविंग मोर सर स्टेबल हाईली रेवेन्यू जनरेशन। हाईली प्रॉफिटेबल, सर हाँ हाईली बोलिए। प्रॉफिटेबल कंपनी मतलब यही, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी का मतलब यही हो गया कि ना, कि हाईली प्रॉफिटेबल जो कंपनी है वो हाईली रेटेड नहीं हो सकती। मतलब हाईली रेटेड से कोई मतलब नहीं है। ये अगर ना एक कोई हाईली जरूरी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी है तो वो हाईली कोई रेटेड जरूरी नहीं नहीं है। रेटिंग का अच्छा मतलब होना है। हम्म, मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है। जिसकी रेटिंग खरी ठीक खराब है, हो, प्रॉफिटेबल अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन अभी एक बात बता रहा नीचे देखो, वो आगे वहीं बोल रहा है देयरफॉर मे बी रेटेड लोअर देन ए बोरोवर सर कहाँ पर है विद ये? ए रिलेटिवली लोअर प्रॉफिटेबिलिटी बट हैविंग मोर स्टेबल। तो कई बार क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी तो लो है लेकिन मोर स्टेबल रेवेन्यू है उसकी। जैसे इसकी बात करते हैं हम, कई बार जब शेयर लेते हैं तो जो ब्लू चिप कंपनी होती है उनके शेयरों में उछाल नहीं आता ज्यादा, लेकिन एक लोअर स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी इनकम होती है, जरूर लेकिन देते हो। हाँ रेवेन्यू ठीक स्टेबल रहता है। हाँ, इस रेवेन्यू स्टेबल रहता है। जैसे आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं, नए नए आईपीओ पैसा लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी से प्रॉफिट आ जाए। तो लास्ट क्लास में हमने एक आपको टिप्स दिया था, जब हमने कैपिटल मार्केट पढ़ाया था, पता नहीं आप थे नहीं थे क्लास में, उसमें क्या टिप्स दिया था आपको, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं था कोई क्लास में उसमें? नहीं थे। हमने बोला था कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए जो लंबे समय से चल रही हैं और स्टेबल हैं। वो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देंगी, लेकिन उसमें जो होगी अनसर्टेनिटी कैसी होगी, कम होगी। ट्रेलर की। कम होगी। ठीक है, in developing the rating model, therefore factors that have an impact on stability of revenue generation are relied। तो जो रेवेन्यू जनरेशन को स्टेबल करने के फैक्टर है उस पे ज्यादा बिलीव करती है वो। जो रेटिंग मॉडल होते हैं उसमें देखा जाता है कि स्टेबिलिटी का क्या मामला है इसका। In fact, there are several rating models with various levels of complexities which require date sets that could be fairly extensive and cover few years। तो कई तरह के रेटिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं और अधिकतर जो रेटिंग मॉडल्स हैं वो क्या है, फेयरली एक्सटेंसिव, बहुत गहराई से स्टडी करती हैं और कवर फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक की स्टडी करती हैं। The issue of simplicity and its user friendliness are also very crucial to designing model। तो जो मॉडल बना रहा है उसको ये भी देखना है कि जो मॉडल बना रहा हूँ यूजर फ्रेंडली हो, लोगों को समझ में। मतलब उसने बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल बना दिया और आपसे कहा कि अपनी कंपनी के की रेटिंग निकालो, आप समझ ही नहीं पाए उसमें क्या था, तो वो भी किसी काम के नहीं है। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बैंकों में स्कोरिंग मॉडल चलता है लोन देने में। वो स्कोरिंग मॉडल
अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। वो इतना सिंपल सा कॉम्प्लेक्स वो सिंपल सा होना चाहिए कि आप उसका यूज भी करें। तो ऐसी मॉडल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने से फायदा नहीं। अ बैलेंस इज स्ट्रक कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ बोथ दीज एस्पेक्ट, यानी वो क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए। As such, a purely simple model which is very easy to use may not be feasible, as such a model may not be able to। अब पता लगा इतना इजी बना दिया उन्होंने कि वो क्या नहीं कर पा रहा है, not be able to capture stability of revenue। रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द borrower। हाँ, तो आप एक बताओ कि कोई भी मॉडल बनेगा तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें रेवेन्यू की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो उस कंपनी की रेटिंग देते हैं, कमाई Define के करें। हिसाब से नहीं देते। करेक्ट, समझ में आई बात? यस सर। कि कोई भी मॉडल जो बनता है क्रेडिट रेटिंग का, उसमें वो उस कंपनी की स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये नहीं कहते कि इसने एक साल में इतने करोड़ कमा लिए, वो देखते हैं कितने साल से स्टेडी इनकम कर रहा इसका है। रेवेन्यू, हाँ यस। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, in the case of student they are assessed against the set of standard using appropriate testing method। तो आपके वहाँ स्कूल्स कॉलेज में क्या होते हैं, अलग अलग टेस्टिंग मेथड्स हैं। ठीक है, इन ए कॉलेज और बोर्ड in order to show a better result lower its standard of testing and thereby show higher level of first division। अब क्या करते हैं, कई कॉलेज अपने बच्चों को अपनी स्टैंडर्ड को अच्छा दिखाने के लिए कई सारे बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में पास कर देती है। वी नो दैट द मार्केट assesses the standard of the college at lower level। Even really better students suffers as they are rated in the relation to the standard। तो क्या होता है कि ऐसे स्कूल्स जो अपने बच्चों को 100% मार्क्स दे रहे हैं, तो वहां पे जो लोअर बच्चा भी है वो भी पता लगा 93% मार्क्स ले आया। लेकिन एक दूसरा कॉलेज है जो बिल्कुल सही मार्किंग करता है, तो उसका जो टॉपर है वो भी 85% लाया। ठीक है, तो यह एक एग्जांपल बता रहा है कि हमें मॉडल ऐसा बनाना चाहिए ऐसा ना हो कि बस गड़बड़ चल रही हो। इन अदर वर्ड रेटिंग 2, तो रेटिंग इसी तरह बनाना चाहिए। ठीक है, रेटिंग माइग्रेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल में पूछा गया है। लास्ट टाइम पता नहीं था या नहीं था, किसी को याद है लास्ट टाइम सर रेटिंग लास्ट माइग्रेशन लास्ट से? टाइम आया था सर। इस Last to बार last नहीं time था। लास्ट टू लास्ट टाइम। इस बार नहीं था सर। इस बार नहीं था तो मे बी कि इस बार आ जाए फिर वो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका तो। अच्छा, ठीक है, दिखा दीजिए अब सर। रेटिंग माइग्रेशन में ये एक टेबल दे रखी है। इसमें होता क्या है कि आपका जो स्टडी करा, माइग्रेशन बिटवीन 1 साल की स्टडी करी उन्होंने और 100 अकाउंट उठाए जो कि ए रेटिंग वाले थे, 100 अकाउंट उठाए। ठीक है, फिर उसको 1 साल बाद जब देखा तो उसमें कुछ अकाउंट तो ए से अच्छे हो गए और कुछ अकाउंट ए से खराब हो गए और कुछ अकाउंट ए में ही रहे। सर तो एक असेसमेंट मिला आपको कि आपके ए रेटिंग वाले अकाउंट में एक अच्छा हुआ, बाकी खराब हुए। ऐसे ही आपने बी का निकाला, ऐसे ही आपने सी का, तो उससे आपने एक एनालिसिस किया कि कौन से रेटिंग अकाउंट ज्यादा खराब होते हैं, कौन से कम खराब होते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें से आता है, इसमें से न्यूमेरिकल टाइप का आता है कि इसमें बताओ कितने परसेंट डाउन हो गए। तो कितने परसेंट डाउन हो गए इसमें? सर 10 19%। 14 हाँ 17 नहीं सर 17 तो 19% हुआ ना सर। इसमें क्या टोटल गलत है क्या? सर ये डिफॉल्ट वाली काउंट होगा ना? है? 19% बरोबर है सर। 19% नहीं तो होगा। 100 नहीं आ रहा सर। नहीं सर 100 है, 100 है, 100 पूरा। 100 पूरा है सर।
19 2 21 100 हो तो क्या सर? तो हो तो नहीं गया ए प्लस से डिफॉल्ट तक 99 है, प्रेजेंट रेटिंग 1 है तो 100 हो गया। 100 हो गया ना सर? 79 and 19 बुक में भी यही है। यस सर। तो फिर ए में शायद 80 होंगे मे बी। सर 100 हो तो रहा है, 100 हो तो रहा टोटल है। का 100 है सर, टोटल का सम कहाँ हो 100 रहा है 100? सर प्रेजेंट रेटिंग 1 हो गया, 100 हो रहा है। प्रेजेंट रेटिंग 1 है सर। और ये पॉजिटिव 1 हो गया 2, और 79 81 हो गया, और ये 19 100 हो गया। नहीं, ये प्रेजेंट रेटिंग क्या हुआ इसमें? प्रेजेंट रेटिंग डबल ए ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस सर। नहीं प्रेजेंट रेटिंग मतलब लास्ट रेटिंग जो था ना। हाँ, सर वो ये तो बुक मैं में देख ए रहा ए प्लस 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 लिखा प्लस दिया हुआ हुआ है। है। प्लस भी है ना हूँ। सर ये? अच्छा, ये मिसप्रिंट है मेरे पास। ठीक है हाँ, ठीक है, हाँ जी। अब प्रेजेंट हो गया। रेटिंग ए प्लस प्लस है ना सर? ए हाँ प्लस ठीक है, प्लस। वो मेरे बुक में मैंने जो टाइप किया हुआ उसमें गड़बड़ हो। ठीक है, यस सर, अब हो गया ना। ठीक है, तो ये 19% डाउन हुआ ना। 100 को उसने डिवाइड कर दिया। हाँ, तो अगर क्वेश्चन जब वहां पे आता है कि हाँ, कितने परसेंट जो है डाउनग्रेड हुआ, तो 19 ये लोग क्या हो गए? डाउनग्रेड। डाउन हो गया। ठीक है, ये लोग क्या हो गए? अपग्रेड, अपग्रेड। अपग्रेड ठीक हाँ, है, 2%। और डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? 79, अच्छा सॉरी, नहीं, 2 डिफॉल्ट 2%। 2%। 2%। तो ऐसा है कि 100 अकाउंट थे ए रेटेड वाले, उसमें से 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आ गया। सर ये डाउनग्रेड दो नहीं, ये डाउनग्रेड नहीं काउंट किया जाएगा क्या? डाउनग्रेड में भी है, हाँ वही तो। डाउनग्रेड में भी है और डिफॉल्ट में भी है। हम्म, तो ये जो इसने अपने 1 साल का रिकॉर्ड निकाला, इससे नेक्स्ट ईयर में वो क्या करता है, अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करता है। वो कहता है मेरा इतना लोन खराब होने का चांस है, और जो एक्सपेक्टेड है उसी को उसने प्रोबेबिलिटी बोल दिया। प्रोबेबिलिटी एट डिफॉल्ट कहते हैं ना, जो हमने वो पीडी एलजीडी वगैरह पढ़े थे, वो इन्हीं रेटिंग माइग्रेशन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और इस पैराग्राफ में जो मैं बात बोल रहा हूं उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कितना चीज कितना कितना डाउन अप हो गया। ठीक है, आगे देखिए। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रेटिंग मॉडल इज एन इशू विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्योंकि आरबीआई जो है इन पे क्या रिलाई करे, रेटिंग एजेंसीज एंड अदर मार्केट वॉचडॉग, एंड इज टेस्टेड बेस्ड ऑन द 2 काउंट। तो उसने कहा कि भाई हर कंपनी अपने अलग तरह से रेटिंग करती है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ। तो 2 काउंट्स कौन से होते हैं? पहला, वेदर रेलिवेंट फैक्टर लाइक रिस्क ड्राइवर्स, जिनकी वजह से रिस्क होता है, हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, उनको ध्यान से लिया गया नहीं लिया गया। और इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल, ये चीजें हैं। देखो फैक्टर, रेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? एरिया ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल, पास्ट कंडक्ट, ये कॉमा होगा यहाँ पे एक, यस बिजनेस रिलेटेड इश्यूज और इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री। ये फैक्टर्स हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि किन चीजों पर आप क्या करते हैं, रेटिंग का, रेटिंग के कौन से फैक्टर है जिसमें वो करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? वेदर रेटिंग माइग्रेशन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द मॉडल मैप्स फेयरली वेल विद द मार्केट। अब उसने बोला कि जो रेटिंग माइग्रेशन का जो आपने मॉडल बनाया है वो मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है या नहीं बनाया। द रेटिंग माइग्रेशन पैटर्न पब्लिश्ड बाय रेटिंग एजेंसी। तो सारी जो रेटिंग एजेंसी है अपने अपने केस का रेटिंग माइग्रेशन पब्लिश करती है
कि भैया हमने जो है 5,000 अकाउंटों का स्टडी किया, उसका ये पैटर्न है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्टर हैं उनको ध्यान में रखना, दूसरा मार्केट में जो अदर कंपनी है उस स्टैंडर्ड से रेटिंग माइग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। Many of the international banks have adopted credit risk model for evaluation credit portfolio. The credit risk model offers banks framework for examining credit risk exposure across geographical location, product line। ये हमने पढ़ा था पहले भी कि किस जोग्राफिकल लोकेशन की स्टडी कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट लाइन की कर रहे हैं, सेंट्रलाइजिंग डेटा एंड एनालाइजिंग मार्जिनल एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द रिस्क। तो ये जो मॉडल हैं इन सब चीजों को एग्जामिन करती हैं। द मॉडल ऑल्सो प्रोवाइड एस्टिमेट करती हैं, एक तो एग्जामिन करती हैं, दूसरा एस्टिमेट करती हैं किस चीज का, क्रेडिट रिस्क का, और जिसको हम बोले थे अनएक्सपेक्टेड लॉस बोले थे ना, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड घटाएंगे तो अनएक्सपेक्टेड आता है, which reflect the individual portfolio composition. A few of them are mentioned. अब यहां पर एक पॉइंट आया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ऑल्टमन जेड स्कोर, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ऑल्टमन जेड, तो उसने बोला कि कुछ मॉडल जो मार्केट में चल रहे हैं, एक तो ऑल्टमन जेड स्कोर चल रहा है, इससे आइडिया लगा लेते हैं कि ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी या नहीं करेगी। दूसरा चलता है कौन सा, जेपी मॉर्गन का, इसका नाम क्या है, क्रेडिट मैट्रिक्स। क्रेडिट मैट्रिक्स, इसका नाम है क्रेडिट मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर इवैल्यूएटिंग क्रेडिट रिस्क द मॉडल बेसिकली फोकसेस ऑन द एस्टिमेटिंग ऑफ द, क्या करता, वॉलेटिलिटी को चेक कर रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि आपका वैल्यू ऑफ एसेट और क्वालिटी ऑफ एसेट में कितना जल्दी जल्दी खराब होता है, वॉलेटिलिटी बोलते हैं। द वॉलेटिलिटी ऑफ द इज कंप्यूटेड बाय ट्रैकिंग द प्रोबेबिलिटी दैट द बोरोवर माइट माइग्रेट फ्रॉम वन रेटिंग टू द, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का, वॉलेटिलिटी निकालने का यही है कि वो उसकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो रही है या अपग्रेड हो रही है। ठीक है, thus the value of loans can change over time, reflecting migration of the borrowers to a different risk grade. The model can be used for promoting transparency in credit risk, establishing benchmark for credit risk management, and estimating economic capital for the credit under RAROC net framework. तीसरा बोला क्रेडिट SUSE developed by a statistical model for measuring accounting and credit risk, which known as credit risk plus. The model is based on the actuarial calculation of the expected default rate and unexpected losses from default. तो तीन जो है रेटिंग मॉडल्स हैं, तो इन रेटिंग मॉडल्स में से जो ऑल्टमन वाला है, ये आपके बुक में लास्ट में दिया हुआ है, इसके बारे में हम जो कल बात करेंगे। कल जो है सिर्फ JIB की क्लास है, परसों आपकी क्लास होगी CIB की क्लास। ओके सर, ओके। तो एक क्रेडिट SUSE क्या है सर? ये कंपनी का उसका नाम है, मॉडल का नाम है। अच्छा, ओके। जैसे वो था ना, एक दो थे ना, तीन, एक तो ऑल्टमन है, ये यस देखो, सर, एक जेपी मॉर्गन है, हाँ एक JP मॉर्गन का क्रेडिट मैट्रिक्स है, और ऐसी एक Credit कंपनी matrix है एक- क्रेडिट SUSE, उसने डेवलप किया है स्टैटिस्टिकल मॉडल, उसका नाम है क्रेडिट रिस्क प्लस। प्लस। ये यस सर। सर परसों क्लास यही टाइमिंग रहेगा, 7:30 8:30। हमारा तो कहना ये है कि अब रात के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक समझिए पढ़ना है आपको। हाँ सर, आप तो टेबल में बैठ जाएं, बुक ले ले यस और सर। पढ़ना शुरू करें, किसी का वीडियो देखें, किसी के MCQ मत करें। मेरा बिल्कुल स्टेट अवे आपसे कहना है, MCQ मत कीजिए, अभी MCQ से कंफ्यूजन होता है सर। कुछ नहीं करिए, अपनी स्टडी को गहराई से करिए।
कोई सर वीडियो है 200 दोबारा किताब देखिए, 3 बार देखिए, जितना समझ में आता है उतना कोशिश करिए। बुक में बार बार 4 पन्नों को बार बार पढ़िए, ठीक है। अंडरलाइन करने की कोशिश करिए, जो आपने अंडरलाइन किया उसको देखने की कोशिश करिए। थ्योरी के मार्क्स तभी अच्छे हो सकते हैं जब आप बार बार बुक को देखेंगे, यस सर यस सर ठीक है। यस सर ठीक, ओके चलिए स्टडी करिएगा। सर आज की क्लास बाइंड अप यहीं पर सर। एक मिनट को, सर एक डाउट है। हाँ मैं बात करूंगा, अभी मैं केवल यूट्यूब में बंद कर रहा हूँ, बात करूंगा आपसे। यस सर